नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। 2024 के चुनाव के बाद सपा समाप्त हो जाएगी और कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे कौन कांग्रेस। देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सीएए, एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होने दूंगी। ये वो बयान हैं जिन पर सियासत गरमाई है। 24 के रण में जीत के लिए दिग्गज लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बयानों के तीर भी तरकश से निकलते जा रहे हैं। आत्मविश्वास से लबरेज दिग्गज अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि जीत दिलाने की कमान जनता के हाथ में है। खैर, ये जो बयान है, इसका कितना असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा और जनता इन बयानों के क्या मायने निकालती है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और सुनाएंगे आपको दिग्गजों की तमाम प्रतिक्रिया। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बयानों के तीर किसकी लिखेंगे तकदीर। 24 का चुनाव है, मुद्दों की भरमार के साथ सियासी तकरार भी है और ये तकरार तब बढ़ जाती है जब दिग्गज अति आत्मविश्वास में अपने बयानों से कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद सपा तो खत्म हो जाएगी और कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे कौन कांग्रेस। भाजपा जो कहती है वो करती है, ये वो बयान है जो खूब चर्चा में है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में देश की जनता से वादा किया था, वो पूरा कर दिया। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हो सका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 में हमें जनादेश मिला और 2019 में जनता ने और बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। अब मुझे लगता है कि 2024 का जो ये चुनाव हो जाएगा, उसके बाद लोग कहेंगे सपा मतलब समाप्त पार्टी। अब कांग्रेस के बारे में इस चुनाव के बाद लोग पूछेंगे, आगे के जो भी नौजवान होंगे, कौन कांग्रेस? कांग्रेस किसे कहते हैं? मेरे भाइयों, साइकिल पंचर हो गई है, टायर गए हैं खुल, पंजाबी लटक कर गया है झूल। अब देश में खिलेगा केवल कमल का फूल। उधर दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी बड़ा ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए, एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं होने दूंगे। ममता ने कहा कि वो देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिमों से दंगा भड़काने की साजिश से बचकर रहने की अपील भी की। ये पहली बार है जब ममता ने यूसीसी पर अपना रुख साफ किया है। सीएए, एनआरसी की खिलाफत वो पहले भी कर चुकी हैं। ममता ने कहा कि अगर हम एकजुट होकर रहेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब यहाँ सवाल है कि आखिर ममता बनर्जी ने दंगा भड़काने की साजिश का आरोप किस पर लगाया। कोई दंगा करने अगर आते हैं, आप चुपचाप रहो, माथा ठंडा रहो, बिल्कुल आप रहे कुल, हम रहेगा कुल। उसको दंगा फसाद का टकरान हम नहीं करने देंगे। एक चॉकलेट बम भी बम फटते हैं, एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो। सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुन्ना हो जाएगा। यही बात में रहता है। मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। उधर राजनाथ सिंह और ममता के बयान पर सपा और बीजेपी ने जमकर पलटवार किया कि सीए जैसे कानून साथ साथ संविधान से छेड़छाड़ करने के बारे में और जनता को गुमराह करने वालों को टांग दिया जाएगा। और ये निश्चित तौर पे हम राज्य के मुख्यमंत्री को आगाह कर रहे हैं कि आग से मत खेलिए। मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी को सोचने की आवश्यकता है कि वो सबको मुक्त करते करते ऐसा ना हो कि स्वयं पदच्युत हो जाएं और वो भाजपा मुक्त हो जाएं। एक राजनाथ सिंह जी को जो है, जो कांग्रेस के किए हुए कार्यों पे जो है बहुत बड़ी वो करते थे, अच्छा संदेश देते थे, और वो व्यक्ति अगर इस बात को कह रहे हैं तो ये कोई शोभा नहीं देता है। कुल मिलाकर चुनाव की तारीख नजदीक है और वार पलटवार के बीच जमकर सियासी तकरार भी देखी जा रही है। इन सब के बीच कौन पेश करेगा 24 की नजीर और जनता किसकी लिखेगी तकदीर, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। है बयानों पर तकरार है, निश्चित तौर पर ये जो बयानों के तीर है, ये किसकी लिखेंगे तकदीर, ये तो जनता के हाथ में है और जनता ही इसका
निर्णय करेगी। लेकिन एक बात है, वाकई में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आप देखिए कि किस तरह से निशाना साध रहे हैं, किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और अपना अपना कहते हैं ना कि एक अपने अपने वादे हैं, अपने अपने दावे हैं, अपनी एक वजनदारी दिखाने का जो प्रयास है। कभी कभी कुछ इतना भी कह जाते हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ही ये बयान जो इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। खैर, इसका कितना असर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राजेश कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखने के लिए एहतेशाम उल हक हमारे साथ जुड़े हैं। एहतेशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र प्रताप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजेश जी आपसे। आवाज पहुंच रही है? हाँ, बढ़िया मिल रही है। राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है एक स्टेटमेंट आया सपा और कांग्रेस के लिए, और मैं शुरुआत इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि टीएमसी ने जो कहा वो बीजेपी, और बीजेपी ने जो कहा वो इधर, उस पर मैं बाद में जाऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा स्टेटमेंट जो मुझे लगा कि कांग्रेस जो है उसके लिए इस इलेक्शन के बाद तो जो आज की जनरेशन है या जो युवा है वो बाद में पूछेंगे कि कौन कांग्रेस, कहाँ की कांग्रेस, कैसी कांग्रेस। मतलब इतनी तेजी से सुपड़ा साफ होगा इस 24 के बाद अकॉर्डिंग टू बीजेपी। ये मुझे थोड़ा पूछना पड़ रहा है कि ऐसा क्या हो गया जो इतने कॉन्फिडेंस में है ये लोग। देखिए राखी जी, जैसा कि आप जानती हैं, राजनाथ सिंह जी शिक्षक रहे और इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भी एक गरिमापूर्ण जो है राजनीतिक जीवन जीने का प्रयास किया। इसीलिए राजनाथ सिंह जी अभी तक एक निर्विवाद नेता के रूप में देखे गए। लेकिन जिस तरह से राजनाथ सिंह जी के अध्यक्षीय काल में भारतीय जनता पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसी काल में इनके बहुत सारी चीजें वादा करके और मोदी जी का पदार्पण हुआ भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय राजनीति में। उसके बाद आपने देखा कि यह जो है एक जो 12वीं के बाद ही इंटर पास करने की बात करने वाले नेताजी हैं, और दूसरे जो हैं जो हेलीकॉप्टर से रोड यात्रा करने वाले नेताजी हैं। दोनों ने इस तरह से इनके साथ षड्यंत्र किया कि इनकी हंसी गायब हो गई 10 वर्षों में। अब ये इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। कभी राजनाथ सिंह जी का वो दौर था, हम पूरे देश में तो नहीं जानते, लेकिन जितना राजनीतिक समझ हमें है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में राजनाथ सिंह जी तमाम लोगों को चाहते थे तो एमएलए एमपी का टिकट मिल जाता था, और तमाम लोगों को, चाहे वो कल्याण सिंह जी की सरकार बनी या इनकी मिली जुली सरकारें मायावती के साथ जब भी बनी, तो कल्याण इनके कोटे में लोग मंत्री हुआ करते थे। आज इनके कहने से भारतीय जनता पार्टी में जो गुजरात की लाबी हावी है, एक टिकट भी नहीं दे रही है। तो ये फ्रस्ट्रेट होकर के इस तरह से बोल रहे हैं। आज दुर्भाग्य है कि राजनाथ सिंह जैसे नेता के कार्यकाल में, रक्षा मंत्रित्व के कार्यकाल में, गुजरात लाबी ने बड़े ही षड्यंत्र के साथ देश के सुरक्षा के साथ चूक करते हुए अग्निवीर योजना लाई। और आज आपने देखा कि अग्निवीर योजना का कितना विरोध युवाओं में है, और इसलिए है कि 22 वर्ष का युवा वो रिटायर्ड होकर के घर बैठेगा और 73 वर्ष पूरा करने को है आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और 74 वर्ष आगामी कुछ महीनों में पूर्ण कर लेंगे मोदी जी। ये देश की जनता के मतदाताओं से ये आगामी 5 वर्ष के अपना एक और कार्यकाल मांग रहे हैं। इसको नौजवान देश का समझ रहा है। देश का किसान अपनी एमएसपी की गारंटी को लेकर के राजनाथ सिंह जी को अभी आपने जो सुनाया, ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया, जो घोषणा किया वो हमने किया। ये घोषणा जो इनका रहा ये वो केवल धोखा था, इसलिए कि इन्होंने कहा था कि 2014 में कहा था कि हम आएंगे और 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौजवानों को नौकरी देकर के इस देश से बेरोजगारी समाप्त करेंगे। आज 45 वर्षों के सबसे हाईएस्ट रेट पर बेरोजगारी है, और क्या 20 करोड़ नौकरियां इन्होंने दिया? नहीं दिया।
इन्होंने कहा था, किसानों से वादा किया था कि हम स्वामीनाथन कमेटी के को लागू करेंगे, उसकी रिपोर्ट को लागू करके और किसानों की आमदनी को दुगनी करेंगे। आज किसानों की आमदनी तो इन्होंने दुगनी नहीं किया, लेकिन किसानों की जो पूंजीगत लागत है उसको डीजल का रेट बढ़ा करके 1.5 गुना, उसको यूरिया का दाम एक तरफ बढ़ाया, दूसरी तरफ उसमें से 5 किलो की कटौती करके 50 किलो के कट्टा को 45 किलो कर दिया, और जुताई और बीज खाद सब चीजों को महंगा करके, डीएपी को महंगा करके इन्होंने किसानों की इसका जवाब तो, इन तमाम चीजों का जवाब तो जनता देगी। इन तमाम बातों का जवाब तो देखिए राजेश जी जनता दे ही देगी। पर मुझे लगता है ये जो बात इतने कॉन्फिडेंस के साथ आई थी, राजनाथ सिंह ने कही, मुझे लगता है वो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उस पर मेरा सवाल था। खैर वापस आऊंगी आपके पास। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। चलिए, कांग्रेस से तो कांग्रेस के लिए तो पूछा जाएगा कि कौन कांग्रेस, कहाँ की कांग्रेस। समाजवादी पार्टी के लिए तो उन्होंने कह दिया समाजवादी पार्टी तो खत्म ही हो जाएगी, दिखेगी नहीं, कोई मतलब मुझे लगता है कोई नाम और निशानी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट इतना देने का मादा यदि वो रख रहे हैं, कोई वजह उसके पीछे, कैसे लेती है समाजवादी पार्टी से? नहीं देखिए राखी जी, बहुत ही अच्छे विषय को आज आपने उठाया है, क्योंकि मैं बिल्कुल इस मंच पे उपस्थित सभी पहले सम्मानित जितने भी पैनलिस्ट हैं सभी को प्रणाम समर्पित करूंगा और अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। और चूंकि हमारे इस मंच पे एक प्रवक्ता टीएमसी से भी जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं विशेष ईद की बधाइयां भी समर्पित करूंगा आपके माध्यम से। और आज ईद भी है, तो चूंकि आपके मंच से मैं ईद की शुभकामनाएं देता हूं पूरे देशवासियों को, और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सनातन में आस्था रखने वालों को। देखिए बिल्कुल सत्य बात है कि अहंकार और बड़बोलापन ये दो ऐसे विषय हैं, दो ऐसे शब्द हैं जिनमें बड़ी महीन लकीर का अंतर होता है। और जिस प्रकार से भाजपा के वरिष्ठ नेता अपरिपक्वता का परिचय दे रहे हैं, बिल्कुल हमारे यहाँ एक कहावत है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सोच घटती जाती है, और ये गिरती हुई सोच का परिणाम और परिचायक दोनों ही है। मैं तो ये कहूंगा कि राजनाथ सिंह जी आज इस वक्तव्य को देने के पीछे उनकी मनोदशा कहीं ये तो नहीं है कि जैसे मंच पे उनको पीछे ढकेल के डिप्टी सीएम स्टूल मंत्री जो हैं भाजपा के, वो मोदी के साथ फोटो खिंचवाने अंदर घुस गए। तो राजनाथ सिंह जी बिल्कुल अपमान का करवा घूंट पी करके बैठे हैं, लगातार उनका अपमान किया जा रहा है। भाई ऐसे अपमान को एक वरिष्ठ नेता कैसे सह सकता है? तो उसकी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं अनर्गल शब्दों के माध्यम से बाहर आएगी। ये चूंकि एक मनोविज्ञान की बात है और हर परिवार में, हर समाज में ये चीज देखने के लिए मिलती है अलग अलग जगह से, तो मैं इसको अन्यथा नहीं लूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि वो अपने अपमान का घूंट उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात पे आऊंगा, बिल्कुल देखिए कांग्रेस को बताते थे, कांग्रेस को समाप्त करने के बाद कांग्रेस के बिना ये पूरे देश को चलाना चाहते थे, कांग्रेसहीन पार्टी, कांग्रेसहीन राज्य राष्ट्र बनाना चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कांग्रेस को उसका प्रतीक चिन्ह देने वाले हमारे एक सनातनी पूज्य संत रहे हो, क्या आपको लगता है कि हमारे सनातन के संत इतने कमजोर हैं कि आप उसको समाप्त कर देंगे? समाजवादी पार्टी का इतिहास गांव, ग्रामीण, नहर, सड़क से जुड़ा है, युवा से जुड़ा है, बेरोजगारों से जुड़ा है। भाई ये तो काफिलों में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिसको गाँव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। पश्चिमी यूपी में, कई प्रदेशों में, कई राज्यों में देखिए भाजपा के नेताओं को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुसने नहीं दिया जा रहा, लेकिन हमारी साइकिल तो हर पगडंडी में दिखाई देती है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अतिशयोक्ति होगी कि बिल्कुल बड़बोलापन जो है ये कहीं ना कहीं एक अपमान का, एक हार का और कहीं ना कहीं नकारे जाने का प्रतीक है, जो कि इनके भाव से झलक रहा है। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, इस मंच पे चूंकि सभी विद्वान हैं, भाजपा ने 5 स्टार कार्यालय बना दिए, सड़कों पे उतर के राम राम करते हैं, कार्यालयों में किस तरीके से भरपूर आराम करते हैं उसका उदाहरण देखिए कई इनके नेताओं के, सांसदों के वायरल हो रहे एमएमएस से पता चलता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि ये जब समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है तो उस पर टिप्पणी इनके प्रवक्ता शुरू हो जाते हैं। पार्टी यहाँ मैनिफेस्टो जारी करती है, अखिलेश जी का बयान खत्म नहीं होता कि उस पर डिबेट शुरू हो जाती है। कारण यह है कि आपका मैनिफेस्टो जो था वो जुमलों का प्रतीक है, उस जुमलों की आड़ में पूंजीपतियों को लाभ देने की योजना बनाई जाती है। हमारा जो मैनिफेस्टो है वो जनता के और जनता की समस्याओं को समाप्त करने का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की रणनीति, भाजपा की नीति और भाजपा के मोदी जी को भाजपा ही नकार चुके हैं। इसीलिए देखिए अब भगवान की याद आई, अरुण गोविल को उतारना पड़ गया इनको। तो मुझे लगता है भाजपा कंफ्यूज है, हताश है, निराश है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बार कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र जुमला चलाया जाए जिसके माध्यम से जनता का मन भटकाया जाए। अभी कुछ दिनों पहले मैं तो प्रार्थना कर रहा था, चूंकि मैं भी 9 दिन का नवरात्र करके बैठा हूं, तो मैं तो यही कहूंगा
कि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, बुद्धि दे दीजिए थोड़ा भाजपाइयों को। भाई कुछ दिन पहले फिर पुलवामा अटैक की बात याद आ गई, जब एक कार्यकर्ता के पास इनके फिर कुछ विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई। तो मुझे लगता है कि शक्ति रूपेण संस्थिता भी इसी में है। ऐसा ना हो कि भाजपाइयों के लिए शक्ति प्रदर्शन करना पड़ जाए सैन्य सेवाओं में रहने वाले जवानों को या करके। तो मुझे लगता है कि अभी भी समय है, संभलिए और अपने भविष्य को, अपने आने वाले जनरेशन के भविष्य को बचाने के लिए कम से कम मैं भाजपा के जो हमारे सम्मानित प्रवक्ता है निवेदन करूंगा कि कम से कम सत्य की राह पे आइए। ये गांधी जी ऐसे ही नहीं, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की संज्ञा दे दी गई क्योंकि राष्ट्रपिता एक ही हुआ। मोदी जी बनना सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वो तो अपने घर के पिता न बन पाए, न घर के सम्मानित अग्रज बन पाए। तो राष्ट्रपिता तो छोड़ दीजिए, आप तो राष्ट्रपिताओं को भी समाप्त करने वालों को पूजते हैं। ठीक है, तो चलिए मानसिकता विवेक तो जी, आपकी कहीं ना कहीं लचर है। रोकूंगी, वापस आती हूँ। नवीन जी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ राखी जी। नवीन जी, बाकी लोगों को भी सुना होगा और बहुत सारी बातें आ गई। खैर, मैं अपने सवाल पर आऊंगी। ये जो स्टेटमेंट आया, सपा खत्म हो जाएगी, कांग्रेस के लिए पूछा जाएगा कहाँ की कांग्रेस, कौन कांग्रेस। दूसरा, ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने जिस तरीके से मंच से आज बहुत सारी बातें कही, आप लोगों को डरना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, भिड़ाने लड़ाने की कोशिश की जाएगी, साजिश की कोशिश की जाएगी। ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं और बहुत अलग तरीके से वो एक अलग अंदाज में बोलती हुई नजर आई, तो मुझे लगता है ये सीधा सीधा निशाना, जितना मैं समझ पाई हूँ, ये बीजेपी के लिए था। क्योंकि दंगा कराने की कोशिश कौन कर रहा है, भड़काने की कोशिश कौन करेगा, अब इसको अलग समझना पड़ेगा। क्योंकि बंगाल में जहां तक एक तो एनआरसी का मुद्दा लीजिए, सीए का मुद्दा लीजिए, यूसीसी, उसको लेके तो बगावत वो पहले ही कर चुकी थी। बहुत साफ रुख में एक मैसेज देने का भी उन्होंने प्रयास किया और जितना मैं समझ पाई हूँ वो सीधे बीजेपी के लिए निशाना था कि इस तरह की कोशिश सिर्फ आप लोग ही कर सकते हैं वहां। राखी जी, सबसे पहले आज, क्योंकि आज रमजान खत्म हुआ है और ईद का दिन है, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ साथ सनातन धर्म को मानने वाले लोग आज नवरात्रा का तीसरा दिन है, नवरात्रा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे काबिल मित्र समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे, बड़ी प्रसन्नता हुई कि कम से कम समाजवादियों को भगवान तो याद आया। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आरएसएस के साथ साथ देश के राष्ट्रवादी श्री राम को मानने वाले लोगों की हत्या पुलिस से करवाई थी। इसी समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय, अब तो नहीं रहे, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देखिए राजनाथ सिंह देश के बहुत ही वरिष्ठ और बुद्धिजीवी राजनेता हैं, बहुत ही काबिल मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अगर कुछ कहा है तो पूरे अपने अनुभव के साथ कहा है। और निश्चित तौर पे 2014 के बाद जो उत्तर प्रदेश की स्थिति हुई है, आज समाजवादी पार्टी को खुद में मंथन करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी या शिवपाल यादव जी हैं, उनका पूरा परिवार ही है। अब तो समाजवादी क्योंकि परिवार से बाहर है ही नहीं। हमारे मित्र, काबिल मित्र, प्रवक्ता जो है, ये तो चलो 2-4 लोग बौरों के रूप में है यहाँ, नहीं तो उनकी पारिवारिक पार्टी है ये, मैनपुरी और उनके अपने घर की पार्टी है ये, सफुई की पार्टी समझ लें इनकी। तो इनको ये निश्चित तौर पे मंथन करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी की राह 2014 के बाद किस स्थिति में गई है। इनको चाहे वो ब्लॉक हो, पंचायत हो, जिला हो, प्रदेश हो और राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी की जो स्थितियां थी, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, आज ये कारण क्यों बना रहा कांग्रेस का। कांग्रेस के मेरे काबिल मित्र बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने देश में कुछ नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को धोखा दिया। आज से 3 महीना पहले 3 स्टेट कांग्रेस वालों का हमने छीन लिया है। ये कोई ईवीएम मशीन का कारनामा नहीं है, ये आम वोटर ने वोट दिया था, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो। इनके 3-3 प्रदेश हमारे झोली में आई है। तो जब कर्नाटक का मामला इनके झोली में जाए तो ईवीएम ठीक रहती है, जब राजस्थान हमारे झोली में आ जाए तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। राखी जी, अपोजिशन के लोग अपने आपक हो चुके हैं। इंडी गठबंधन के जितने घटक दल हैं, ये केवल अपने अस्तित्व बचाने के लिए अपनी राजनीति को कर रहे हैं। देश के अंदर 140 करोड़ लोगों में इनका ना तो जनाधार है, ना इनका कुछ कुनवा है, ना इनकी कोई स्थिति है, ना इनकी अपनी कोई वोट बैंक रही। इनके पास केवल वोट बैंक है मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने की दिशा में अपने काम को आगे बढ़ाइए। समाजवादी पार्टी यादवों को लेकर के,
कांग्रेस कुछ खास वर्ग को लेकर के, और रहा ममता बनर्जी का, तो दुनिया के अंदर में इतनी बदनाम हो चुकी है आज के समय में सांप्रदायिकता के लिए कि ममता बनर्जी के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आज भी जिस मंच से वो बोली है, राखी जी, वो एक धार्मिक मंच था। 30 दिन रमजान करने के बाद, 30 दिन रमजान करने के बाद आज पवित्र दिन में लोग ईद का नमाज पढ़ने गए थे। उस नमाज पढ़ने के दौरान ममता बनर्जी के द्वारा सीए हो एनआरसी के बारे में या देश के संवैधानिक अधिकार के ऊपर इस ढंग से हमला करना, निश्चित तौर पे ये मैं कह सकता हूं कि कहीं इसमें बड़ी विदेशी शक्तियों का बड़ी साजिश है और खास वर्ग के लोग को मिसगाइड करके इस प्रदेश में एक बड़ी दंगा की प्लान कर रही है। क्योंकि ममता बनर्जी को मालूम है कि 42 में से वो 5 सीट नहीं जीतने जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। आज अभिषेक बंदोपाध्याय हो, ममता बंदोपाध्याय हो, इनके तमाम माइनॉरिटी के नेता हो, इनके तमाम मेजोरिटी के नेता हो, पूरे नॉर्थ बंगाल से लेके दक्षिण बंगाल तक हर लोकसभा सीट में इनकी स्थिति राखी जी इतनी खराब है कि बहुत सारी सीट में इनकी जमानत नहीं बचने वाली है। तो यही कारण है कि ये खास वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिसगाइड करके अब प्रदेश में बड़े दंगा का प्लान कर रही है। अभी 10 दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा कि रामनवमी 17 तारीख को पश्चिम बंगाल में है, देखेगा कहीं कोई बहुत बड़ा दंगा ना भड़क जाए। आखिर अगर दंगा भड़कने का तो ममता बनर्जी की आईबी कहां है, ममता बनर्जी की सीआईडी कहां है, ममता बनर्जी की स्टेट विजिलेंस कहां है, ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, ममता बनर्जी के डीजीपी और कलकत्ता पुलिस कमिश्नर क्या कर रहे हैं। ये निश्चित तौर पे कि ममता बनर्जी चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर, डीजीपी के साथ साथ जो इनके तमाम जो सेक्शंस हैं, इनको मिलाकर के ये एक बड़ी दंगा फैलाने के प्लान कर रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन इस दंगा के बारे में मुसलमान जो हमारे भाई हैं या हिंदू भाई है, सब लोग समझ चुके हैं अब, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ममता बनर्जी तो कह रही थी कि कोई आपको भड़काने की कोशिश करे, कुछ दंगा जैसी स्थिति बने तो आप लोग को बिल्कुल शांत रहना, कूल, एक वर्ड उन्होंने बोला आज मन से, कूल रहना एकदम। राखी जी, ये कहावत है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ममता बनर्जी ने यह कहकर के खास जो क्या होता है कि हर धर्म के अंदर कुछ 2-4% ऐसे लोग होते हैं, चाहे हिंदू में हो, मुसलमान हो, बंगलावासी में, हिंदीवासी में, सब लोग होते हैं जो कुछ एक अलग दृष्टिकोण से अंधभक्त होकर के काम करते हैं। ममता बनर्जी ने उस मंच पे से आज बोल करके ईद के इस जो आज पवित्र रमजान महीने का आज खत्म होकर के ईद का नमाज पढ़ा गया, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपमान किया, उन तमाम मौलवी और मौलाना का अपमान किया, उन तमाम इमाम साहब लोगों का अपमान किया जो आज देश के लिए, दुनिया के लिए शांति का पैगाम लेकर के ईद का नमाज पढ़ने आए थे। उस मंच से किस ढंग से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आज ममता बनर्जी को, इतने मौलवी मौलाना लोग थे, उन्होंने कैसे ये चीज सुन लिया कि एक इतना बड़ा दंगा का प्लान, और इस ढंग से कहना ममता बनर्जी की प्लान है पश्चिम बंगाल में एक बड़ी सांप्रदायिकता को जन्म देकर के असंप्रदायिक दंगा लगाना, जो कभी मुलायम सिंह यादव अपने प्रदेश में किया करते थे। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। एहतेशामुल हक जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ईद का त्योहार है, सभी ने बधाई दी है, पूरे देश में मुझे लगता है मनाया जाता है, अमन चैन हमेशा कायम रहे, सब यही चाहते हैं। आपको भी बहुत सारी बधाई ईद की। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो स्टेटमेंट उनका आया, जो राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया, इस वक्त पे मैं हर बार अपनी चर्चा में कहती हूँ, मुद्दों पर बात कर लीजिए, यदि किसी को घेरना है तो तथ्यों पर घेर लीजिए, और जो नहीं किया है उसको स्वीकार लीजिए। पर उससे इतर यहाँ तो एक तरफ कहते हैं मजबूत विपक्ष चाहिए, दूसरी तरफ सुपड़ा ही साफ कर देने की बात हो रही है, तो ये थोड़ा समझ से परे था। लेकिन ठीक है, अब मैं व्यक्तिगत टिप्पणी ना राजनाथ सिंह पर करूंगी ना ममता बनर्जी पर करूंगी, लेकिन जो उनकी तरफ से भी पलटवार आया उसमें भी बहुत सारी चीजें थी। क्या कोई ऐसी चीजें हैं पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह से वो कह रही थी, या जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया, क्यों इन्हीं चीजों में जनता को उलझाने की कोशिश हो रही है? आज तमाम पैनलिस्ट को जितने बैठे हुए हैं स्वदेश टीवी के चैनल पे, तमाम लोगों को मेरी ओर से ईद की ढेर सारी शुभकामना। आज बहुत बड़ा दिन है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जो समझ लिए हम लोग एकता अखंडता, हमारा देश एक महान देश है, भारत देश, जहां हम लोग संप्रीति का वार्ता हम लोग देते हैं। तो आप सभी को ईद की ढेर सारी खुशियां हो। और हमारे मित्र बंधु जो है नवीन मिश्रा जी, जो इस तरह से अभी कह रहे हैं, और नवरात्रि का भी आप तमाम लोगों को शुभकामना मेरी ओर से और माइनॉरिटी तृणमूल कांग्रेस की ओर से। देखिए, सबसे पहले नवीन मिश्रा जी ने कहा कि इस तरह से ममता बनर्जी के
मुतल्लिक जो बोल रहे हैं कि आज जो इतनी बड़ी सभा जो एक कम्युनिटी के सभा से वो जो बोल ली थी, ये सरासर आरोप किस तरह से नवीन मिश्रा जी मैं उनके बोलूंगे कि वो एक्चुअली क्या है कि बीजेपी पार्टी जो है अभी टिलमिलाई हुई है, किसियानी बिल्ली खंबन होती, इनकी जमीन पैर से इनकी जमीन निकल गई है, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। और ममता बनर्जी के मुतालिक कह रहे हैं कि चाहे अभिषेक बनर्जी हो या ममता बनर्जी हो, 5 सीट मैं दावे के साथ करता हूं। राखी जी, लास्ट 2 दिन पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि हमारा यहाँ जो इंडिया के नाम से गठबंधन जो पूरे संपूर्ण भारत में हुआ है, 300 के पार हम लोग आएंगे। और बंगाल में जो हम टीएमसी अकेले 42 सीट में लड़ रहे हैं, कम से कम 35 सीट हम लोग ला के दिखलाएंगे। ये मैं इनके जो प्रवक्ता नवीन जी को मैं बोलना चाहता हूं। और अब 4 जून को जब ईवीएम का खुलेगा तब उस दिन उनको समझ में आएगा। और वो उनके जो बड़ी बड़ी बातें हैं कि अब की बार 400 के बाद, आज देखिए ये सपना देख रहे हैं मोदी जी। जब अगर इतना काम करते हैं तो उनको एक्सपेक्टेशन इतना क्यों कि 400 का जो वो कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये गुजब है, कहीं न कहीं ये र्यूमर है। ये इस तरह के जनता के इसमें बोलने चाह रहे हैं कि हमको 400 काम करने वाले के ये 400 अपनी को कोई मायने नहीं रखता है। काम करने वाले वो 100% वो सत्ता में वो आ सकते हैं। लेकिन जो अभी परिस्थिति है, जो हमारे राजनाथ सिंह जी बोलिए देश के रक्षा मंत्री हैं, वो विपक्ष को इस तरह से आड़े हाथों ले रहे हैं कि कांग्रेस शून्य हो जाएगी, सपा शून्य हो जाएगी, विरोधी तमाम पार्टियां शून्य हो जाएगी। देखिए, हमें लगता है आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी का नाम निशान मिट जाएगा। इसलिए कि बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी वादे करने वाले 2014 में 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, हम नए जो है योजनाएं करेंगे, हवाई चप्पल वाले को हम जहाज में प्लेन में चलाएंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक जुमलाबाज पार्टी, एक ऐसा पार्टी हम समझते हैं कि भारत के इतिहास में हमें शर्म आती है ऐसे पार्टी जो इस तरह से अपने हमारे भोले भाले जनता, देश के जो जनता, भोले भाले जनता, इनको बेवकूफ बना रहे हैं। आज इनको सिर्फ राम मंदिर से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी न नौजवान का है, न किसान का है, न बेटी का है। ये बड़ी बड़ी नवीन मिश्रा जी जो बात कह रहे हैं, मैं इनको इस तरह से मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। नवीन मिश्रा जी, अगर आपके अंदर अगर टैलेंट है, अगर आप 20 सीट ला के बंगाल में दिखला दिए, आपकी जो है ये खुलापन है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन जो है पैर के तले जमीन नहीं है, इसलिए तिलमिलाई हुई है, बौखलाई हुई है। और इस तरह से हमारे देश एक इतना बड़ा जो 543 समझिए कि हमारा यहाँ लोकसभा का सदस्य है, उसमें ये कहते हैं कि हम 400 ले आएंगे। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप हवाई जहाज भेज दिया, आप रेलवे भेज दिया, आप देश का हर धरोहर चीज को, आप लाल किला जहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी को जहाँ से देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते वो सब भेज दिया। और ये बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के बाद आपका नाम निशान लेने वाला कोई नहीं रहेगा। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है जिस तरह से लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं, इस तरह के 400 सीट आएगा किसी भी कीमत पर। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए, आज ये हमारे बंगाल की सभ्यता को जानते नहीं है। कल अमित शाह जी आए हुए थे यहाँ बालूरघाट में, उनको तो बोलने नहीं आता है, बंगाल की सभ्यता नहीं मालूम है। बंगाल का ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर कौन है, बंगाल का हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर कौन है, उनके प्रति इन्हें जानकारी नहीं है। और ये बंगाल की राजनीति को क्या समझेंगे। और ममता बनर्जी तेरे बंगाल है, ममता बनर्जी जो इन्होंने अभी कहा, इस तरह का इल्जाम लगा रहा, ममता बनर्जी एक सेकुलर, ममता बनर्जी के नाम से मोदी को चिढ़ होती है। मोदी का समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ममता बनर्जी के नाम से। ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो सेकुलर नेत्री है। आज उन्होंने साबित किया कि हम अपने राज्य में किसी भी कीमत में एनआरसी, सीए और जितने भी है हम लागू होने नहीं देंगे। वो देश के हित में, राज्य के हित में, जनता के हित में, आवाम के हित में। ये किस तरह का, ये इस तरह की बात है राखी जी। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, उनकी अवस्था बहुत खराब है। और हम समझते हैं कि 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर सकेंगे। जिस दिन हम लोग 4 जून को जब रिजल्ट जब होगा, आप देखिएगा। और राजनाथ सिंह एक रक्षा मंत्री, हम समझते हैं ये नंबर बढ़ाने के लिए, ये कहीं न कहीं अपना नंबर बढ़ाने के लिए कि हमारे मोदी जी के पास में हमारा नंबर थोड़ा सा बढ़े,
ये इस तरह के बोल रहे हैं कि ये सपा का खात्मा हो जाएगा। आज मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ राखी जी, दावे के साथ एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक आज भारत को देने वाला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस ठीक है, वर्तमान में तो निर्णय जनता देगी। ठीक है एहतेशाम जी, मैं बीच में रोकूंगी। रुद्र प्रताप जी, आवाज पहुंच रही है? आवाज आ रही है आपको? हाँ, रुद्र प्रताप जी आ रही है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है राजनाथ सिंह का जो बयान है, ममता बनर्जी का जो बयान है, इन बयानों का क्या मायना है, या फिर जाते हैं इसलिए क्योंकि निशाना साधना है तो ऐसे ही कह देते हैं? पब्लिक डोमेन में जो स्टेटमेंट्स हैं, इस इलेक्शन में इसका कितना प्रभाव देखते हैं? दूसरी चीज़ ये कि अभी बंगाल की बात निकल रही थी, मुझे लगता है कभी सीट नहीं हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 18 सीटें भी निकल कर आई। इस बार क्या होगा वो जनता का निर्णय है, उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें सामने नहीं आए नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो अब तो मुझे लगता है कई पार्टियों के घोषणा पत्र आ चुके हैं, उन पर बात होनी है, उन पर कोई बात है, तथ्य है तो आप वार पलटवार कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट्स क्या ठीक है कि किसी का सुपड़ा ही साफ हो जाएगा, कोई खत्म ही हो जाएगा, किसी को पहचाना नहीं जाएगा? अभी टीएमसी ने भी यहां से कह दिया कि 400 तो छोड़िए, 200 पार हो जाए बहुत बड़ी बात है, और भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं पूछेगा। ये मुझे लगता है ऐसे स्टेटमेंट्स है जिस पर सिर्फ कह देने भर से कुछ नहीं होगा ना, कुछ ऐसी चीजें हो जिसके पीछे लॉजिक समझ में आए। जी नमस्कार। देखिए राखी जी, अब हम लोग चुनाव के बीच में हैं, और जब चुनाव आ जाता है तो अब मुद्दे उस समय सेट नहीं किए जाते हैं। अब जो चुनाव के मुद्दे हैं वो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं और उसी पे चुनाव चलेगा। तो अब जो होता क्या है कि जब चुनाव के बीच में हम होते हैं तो इस तरह के बयानबाजी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे आती हैं, जैसे मिर्च मसाला के तौर पे थोड़ा चुनाव को चटकारा लगाते हैं, तो वो हमेशा चलता रहेगा। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे। जहां तक मैं बीजेपी की और राजनाथ सिंह के बयान की बात कर रहा हूँ, तो वो अपने जो उनका लक्ष्य है 400 के, उसी के आधार पर वो बोल रहे हैं कि जब उनको अगर 400 सीटें मिल जाएंगी, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 80 का लक्ष्य रखा है कि 80 अब की बार 80 पार करके यूपी में उनका नारा है, तो उस हिसाब से उनका कहना है कि सपा सुपड़ा साफ हो जाएगी। वो अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि सपा साफ हो जाएगी। अगर 400 सीट बीजेपी जीतती है तो वही हाल कांग्रेस का होने वाला है पूरे देश में। तो वो उस चीज को मजबूती से उठा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल दे रहे हैं कि हाँ, हम लोग जो 400 की बात कर रहे हैं हम उनको छू रहे हैं। तो ये तो अब देखिए, ये चुनाव में मंच पे ऐसी चीजें होंगी, ऐसी बयानबाजी होंगी, क्योंकि ये चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। देश के इतिहास में ये छोटे छोटे बयान जो होते हैं पूरे चुनाव के समीकरण को बदल देते हैं। और जो समझदार अच्छे नेता होते हैं या अच्छे वक्ता होते हैं, वो मंच पे इसको बहुत बखूबी निभाते हैं इस रोल को, क्योंकि वो आज के समय में ये जो है अहम रोल प्ले करेगा। क्योंकि अब चुनाव के बीच में आप कोई ऐसा मुद्दा नहीं ला सकते हैं कि जो तुरंत मुद्दा है और चुनाव को पलट दे। तो इसलिए इस चीज पे काम जो भी पार्टी अच्छे से करती है उसको फायदा मिलता है। अब जहां तक बात रहती है टीएमसी की या और बाकी लोगों को, अब विपक्षी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है कि मुद्दे के साथ चुनाव में जाना, क्योंकि बीजेपी सरकार में है और बीजेपी का हमेशा से ये मकसद रहेगा कि मुद्दों की जगह बात हो, किसी स्टेटमेंट पे आप चर्चा करिए। या मान लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि बार बार आता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर जैसे आप पलटवार करेंगे पूरा जो होगा जो नैरेटिव बदल कर उसी पे चला जाता है। तो यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उसको इन चीजों से बहुत बचना चाहिए और वो अपने मुद्दों पर जितना मजबूती के साथ खड़े रहेंगे वो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि बीजेपी को सरकार बचानी है, सरकार अगर बचाने के लिए उनके जो स्टेटमेंट हैं और उससे अगर जनता का ध्यान भटक जाता है वो उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टी इस ट्रैक में आ जाती हैं और उस बयानबाजी के इतर, जैसे आपने देखा होगा पिछला चुनाव या अभी के भी चुनाव जो हैं उसमें जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि बीजेपी के पास स्पेस ज्यादा है, वो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है तो पूरे देश से उसको मौका मिलता है। अगर टीएमसी बोलती है, कोई भी बयान देती है तो पूरे देश में उसका उपयोग करती है बीजेपी। या मान लीजिए आपने तमिलनाडु में देखा होगा, राजस्थान से कोई बोले या महाराष्ट्र गुजरात, तो ये उनके पास स्पेस बढ़ता है। लेकिन अगर विपक्षी दल इस चीज को नहीं ध्यान देंगे और बयान का जवाब बयान से अगर वो देने लगेंगे तो वो उनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस चुनाव में। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बीजेपी इस चुनाव में काफी बढ़त की स्थिति में है। बयानबाजी की बातें अलग है, हर पार्टी अपने जीत के बड़े बड़े दावे करती है, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव में, क्योंकि विपक्ष अभी तक
कोई ऐसा मुद्दा लेकर के नहीं आ पाया है कि जिससे सरकार बदल सकता है। चुनाव में कोई पार्टी कहीं सीटें बढ़ा सकती है, घटा सकती है, अलग बात है, लेकिन चुनाव का माहौल बदल दे ऐसा कोई मुझे मौका भी नहीं दिखाई दे रहा है या कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा। तो इस परिस्थिति में बयानबाजी से विपक्ष को बचना होगा, और वो भी खास करके जो ऐसे 2-3 मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए कि हिंदुत्व पे आपको बचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री के ऊपर आपको कमेंट नहीं करना होगा। तो अगर इन चीजों से आप नहीं बचेंगे तब तो ये समझ लीजिए कि आपने बनी बनाई चीज बीजेपी के हाथ में दे दी, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये हमेशा से रहा है। वो आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने, भले आप गठबंधन को कोई फायदा पहुंचाया हो या ना हो, लेकिन उनका एक बयान कि मोदी जी का परिवार नहीं है, वो एक नया ट्रेंड क्रिएट कर दिया कि मैं मोदी का परिवार इस तरह से। तो इन चीजों से बचना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बहुत बड़े कम्युनिकेटर हैं, वो बहुत चीजों को अच्छे तरह से कम्युनिकेट कर लेते हैं, और इसको आप इग्नोर नहीं करते हैं। अगर आपके कोई प्रतिद्वंदी है और आपसे काबिल है तो उसकी काबिलियत पे आपको हमेशा मानना पड़ेगा कि वो उस चीज में काबिल है। तो या तो आप उससे बेहतर बनकर के उसका विकल्प ढूंढिए, या आप कम से कम उन चीजों से तो बचिए जो चीजें आपको नुकसान दे सकती है। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया कि भाई वो मजाक उड़ा रहे हैं, तो चुनाव में आप सीरियस नहीं है। आप एक बार मछली खाते होकर वीडियो जारी करते हैं, फिर आप संतरे का वीडियो जारी कर रहे हैं, तो ये चुनाव चल रहा है, बहुत सीरियस है, देश का चुनाव चल रहा है। अगर आप इसको इतने हल्के में लेकर के इस वीडियो के थ्रू सोच रहे हैं कि हम उनको प्रोवोक कर देंगे या उनको ज्यादा चिढ़ाने के सेंस में कर देंगे, तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो इन चीजों में आपसे ज्यादा मजबूत हैं। उसका उपयोग उनको कैसे करना है वो उस चीज को जानते हैं। तो विपक्ष को मुद्दे पर जितना जुड़ के वो रहेंगे, जितना जनता के बीच रहेंगे, जनता की बातों पे बात करेंगे, वो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, न कि वो इस तरह की बयानबाजी में फंसे। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिएगा थोड़ा जल्दी से। हाँ राजेश जी बिल्कुल, मैं अपनी बात रखते रहा हूँ। देखिए बहुत अच्छी बात आई थी कि अभी हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था कि समाजवादियों को भगवान याद आ गए। मुझे लगता है कि भाजपा के प्रवक्ता बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जिस धरती पे वो बैठे हैं वो हमारे सनातन की बहुत बड़ी धरोहर है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, लेकिन थोड़ा समय लगेगा अभी समझने में इनको, क्योंकि CSDC DS का सर्वे आया है जिसमें 27% लोगों ने बेरोजगारी, 23% लोगों ने महंगाई, 8% राम मंदिर जिसकी लहर खत्म हो गई, जिसको पिच को तैयार कर रहे थे, 2% हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की मांग समाप्त, और 19 के मुकाबले बेरोजगारी की को मुद्दा मानने वालों में 11% की बढ़ोतरी के साथ, महंगाई को 16% बढ़ोतरी के साथ लोगों ने स्वीकार किया, और ये कहते हैं अच्छे दिन आ गए। किस आधार पे मैं पूछता हूं कि जनता के बीच में जाकर के आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं? जिस धरती पे भाजपा प्रवक्ता बैठ के आज प्रवचन दे रहे हैं, ये भूल गए कि उस धरती पे भाजपा का फूल छोड़िए कीचड़ तक नहीं खिल पा रहा है, सबसे बड़ी बात। और आश्चर्य की बात यह है कि इनके नेताओं को गांव में घुसने से रोका जा रहा है। इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड की भ्रष्टाचार खुलेआम उजागर हो रहे हैं। अभी PM तो बाकी है। अपने लाभ लेने के लिए, अपने राजनीतिक दलों को लाभ देने के लिए, इन्होंने व्यापारिक मित्रों को लाभ देने के लिए जिस तरह से अनसर्टिफाइड दवाइयों को मार्केट में आने दिया, लोगों की जान से खिलवाड़ हुआ। अब तो भाजपा सरकार कह रही है कि जो कोविड की दवाइयां लगाने के बाद अगर लोगों की जान जा रही तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। अब जब जिम्मेदारी लेने का समय आया तो ये जिम्मेदार नहीं है। और उससे बड़ी बात, एक बात समझिए, बिल्कुल सही बात है, अभी हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक विवेचना कर रहे थे, क्योंकि एक समय हुआ करता था सबसे बड़ा अपोजिशन मीडिया हुआ करता था, पत्रकार हुआ करते थे। आज राखी वर्मा जी, आज आपके या कुछ चुनिंदा चैनलों को छोड़ के हिम्मत नहीं है कोई की सरकार की आलोचना या सरकार से सवाल कर सके। तो ये तो सिलेक्टिव नैरेटिव है, और इसको हम पॉलिटिकल दल के लोग इसलिए नहीं कह रहे, ये तो जनता भी स्वीकार कर रही है। जनता ने कई बार ऐसे नैरेटिव सेट किए हैं जो कि देखने के बाद लगता है कि वाकई मीडिया भी दो पक्षों में है, एक लोकतांत्रिक मीडिया और एक राजनीतिक मीडिया जो दलों के अनुसार काम करती है। तो बिल्कुल ये बात जायज है कि अपने अपने दलों को चूंकि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं तो हम अपनी बात जरूर रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप भी अपने घर जाती होंगी और जब आपको हर महीने समय से पहले अगर अतिथि घर में आ जाए और उसके बाद जब आपको समय से पहले सिलेंडर लगाना होता होगा तो 1200-1100 का सिलेंडर कितना खलता है वो शायद मोदी जी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि मोदी जी तो जेब से कभी सिलेंडर लगा के पैसे खरीदते नहीं है। ना उनको लाइट का बिल भरना है, ना उनको आटा खरीदना है, ना दाल खरीदनी है, चावल खरीदना है, ना परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, क्योंकि वो तो त्याग थोपते हैं परिवार के ऊपर। ठीक है कि उन्होंने तो त्याग किया था। तो भाई जो घर परिवार चलाएगा ना, वो घर परिवार के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं को प्रमूर्त रूप देकर के मैनिफेस्टो में लाएगा। हम परिवार वाले लोग हैं, हमारे ऊपर दायित्व है
इस इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है, इस डिबेट में अमूमन सभी ऐसे मेहमान हैं जो मेरे साथ अक्सर जुड़े होंगे, मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि धीरे धीरे कुछ चीज़ें जो है राखी जी पे भी आ जाती हैं। मतलब महंगाई आ गई तो राखी जी भी महंगाई की मार अब बोल दें, ऐसा मतलब धीरे धीरे चीजें इधर पे क्यों आ जाती हैं? विवेक जी, आपने भी धीरे से सिलेंडर लेकर जोड़ दिया। मैं आपके ऊपर नहीं ला रहा, मेरा सिर्फ ये कहना था पहले किसी पर नहीं करूंगी, जो देश में अच्छा होगा वो सबके लिए अच्छा है, हम उस चीज को मानते हैं। आप एक सम्मानित एंकर, आप भी जानती है पहले इंक्रीमेंट कैसे होते थे, पहले प्रमोशन कैसे होते थे। आज इंक्रीमेंट के नाम पे लैया चना मिलता है, भुजा दे दिया जाता है। पहले इंक्रीमेंट होता था 40%, 45%, 55% का हाइक मिलता था। अब जो इंक्रीमेंट होता है 12%, 15%, तो कॉर्पोरेट भी वही मार झेल रहा है। हम लोग तो समझ रहे हैं ना कि समस्याएं कैसे सभी के लिए बड़ी है। लेकिन चूंकि अब नवीन मिश्रा जी ने कभी नौकरी नहीं की होगी, ना इनके बच्चे करेंगे शायद, या इनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं। नवीन जी ने क्या किया और क्या नहीं किया, अब ये तो व्यक्तिगत हो गया। अभी नवीन जी नहीं, दावे तो वही भाई, दावे तो वो कर रहे हैं कि महंगाई नहीं है देश में। उनके अनुसार तो 80 करोड़ गरीब जो है वो दिखाने के लिए उनको राशन दिया जा रहा है। सर, आपको क्या पता वो प्रवक्ता होने के साथ बंगाल में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं? हमें नहीं, बंगाल में देखिए, बंगाल में राखी जी एक अच्छा, ये भी तो हो सकता है उनको भी महंगाई लगती हो, बट इस वक्त उनकी मजबूरी है, वो नहीं बोल सकते। आप ये भी तो समझिए। नहीं, उनकी मुस्कुराहट, उनकी मुस्कुराहट स्वीकार कर रही है कि महंगाई की बार वो भी झेलते हैं, और भंडारे में उनको भी खाना पड़ता है कई बार, क्योंकि परिवार में जब घर जाते हैं तो मजबूरी के खूंटे से बंधे हैं। ठीक है, चलिए, वो कह रहे हैं मजबूरी के खूंटे से बंधे हैं। मैं तो समझती हूँ ना सर, आप लोग कुछ भी बोलिए, यहाँ से नहीं बचेंगे कोई भी, आपस में लड़ते झगड़ते रहिए। खैर, राजेश जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। राजेश जी जल्दी से अपनी बात रखिए, इसके बाद नवीन जी आपके पास आ रही हूँ। जी राखी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि चुनाव का जो मुद्दा है वो जनता ने तय कर लिया है, और जनता के बीच में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है और भ्रष्टाचार का है। और भ्रष्टाचार में भी वो परिभाषित है सरकार में बैठ करके ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड का, और इसके साथ साथ जो इन्होंने एक मोदी वॉशिंग मशीन निकाल रखा है कि भ्रष्टाचारियों को ले आकर के और उनको जो है वॉशिंग मशीन में डाल करके और जो क्लीन चिट देना शुरू किया, उससे ये चाहे जितना सरकारी पैसा खर्च करके अपनी छवि को बना रहे हैं, नकली छवि बनाने में लगे हैं, उससे ज्यादा इनकी छवि धूल धूसरित है, और जनता के बीच से इनको सबक सिखाने की आवाज मिल रही है। और खास तौर से नैतिकता के आधार पर जनता की यह अपेक्षा थी कि ये पीएम केयर फंड की भी जो है पारदर्शिता की बात करेंगे, लेकिन इस पे इनकी चुप्पी जो है वो जनता के बीच में एक नासूर है, और जनता कह रही है कि ये ठीक लोग नहीं है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। इसके साथ साथ आप देखेंगी कि महिलाएं हैं और किसान हैं और छोटे मझोले व्यापारी हैं, मजदूर हैं और नौकरी पेशा के लोग पुरानी पेंशन को लेकर के अग्निवीर योजना, तमाम योजनाएं इस समय जो है मुद्दा जो है जनता के बीच में है। और ये मुद्दा जो है हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नित्य ये इस एनडीए को 180 के नीचे ले आकर के इस चुनाव में रोकेगी जनता, और उसका नतीजा ये होगा कि राजनाथ सिंह जी जो कहे सो कहे। हम एक जिम्मेदारी पूर्वक कह सकते हैं कि इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी में गुजराती लॉबी के विरुद्ध एक बहुत बड़ी बगावत होगी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी टूटेगी। आप हमारे इस बात को विश्वास रखें। ठीक है, चलिए नवीन जी अपनी बात रखिए। अब देखिए, मेरे मित्रों को, सबसे अपोजिशन के सभी मित्रों को पहले तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हमारे परिवार को बिखरने टूटने की चिंता आप न करें, आप अपने अपने पार्टी को संभालें। जिस ढंग से आपके परिवार में भगदड़ मचा है और हमारे यहाँ एप्लीकेशन की लाइन लगी हुई है कि हम किसको लें न लें, ये पूरा देश जान रहा है। और रहा वॉशिंग मशीन का मामला, तो देखिए राजनीति है, लोग अनुरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में रहना और भारतीय जनता पार्टी के विकास में ही उनको आगे बढ़ना है। मैं विकास के, मेरे मित्र बात कर रहे थे, 14 से लेकर 24 10 साल की हमारी सरकार है। देश के बड़ी भाग में और ग्रामीण अंचलों में जिस ढंग से हमने उज्ज्वला योजना का जाल फैलाया है, जिस ढंग से हमने सुलभ शौचालय का जाल फैलाया है, जिस ढंग से हमने देश के एक बड़ी आबादी को, जरूरतमंद परिवारों को हमने राशन देने का काम किया, और अगले 5 साल से हम राशन दे रहे हैं। हमको 140 करोड़ परिवार की चिंता है। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी ने ठीक कहा कि मोदी का एक परिवार है।
हमारा हिंदुस्तान में रहने वाले कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के और चेन्नई तक, वो किसी भी संप्रदाय के, किसी भी जाति धर्म के लोग हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हो, बसपा में हो, सपा में हो, कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, सभी हमारे परिवार के सदस्य के रूप में हम उनको लेते हैं। इस चीज का कोई दावा या प्रमाण हो सकता है कि 140 करोड़ लोगों का ख्याल रखना है, तो क्या 140 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का फायदा मिला? क्या आज सब लोगों के पास शौचालय है? राखी जी, जहां जरूरत होती है, आप औषधि का हमने काम किया, तो क्या आपको लगता है कि 140 करोड़ लोग दवाई खाते हैं? 16 शौचालय हमने देश में दिया तो 140 करोड़ लोगों की जरूरत थी। चलिए, हमने प्रधानमंत्री आवास योजना से उतने पूरे लोगों को 140 करोड़ को दिया है, जो माननीय नितिन गडकरी जी ने पूरे दुनिया के रिकॉर्ड, हिंदुस्तान तो छोड़िए, दुनिया को रिकॉर्ड को तोड़ करके नितिन गडकरी जी ने हिंदुस्तान के बड़ी भाग में 14 से लेकर आज 24 तक जिस ढंग से उन्होंने रोड को देने का काम किया है, आज समाजवादी के मित्र भी, कांग्रेस के मित्र भी, आरजेडी के मित्र भी, बसपा के मित्र भी और तृणमूल के मित्र भी उस रास्ते पे चलने वाले हैं। ये पता चल चुका है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी है। पहले बधाई देने पहुंच देखिए, मैं इस चीज पे इसलिए नहीं बोल पाऊंगा कि एक तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं कि मैं माननीय नितिन गडकरी जी ही मेरे गुरुदेव है, मैं उसी परिवार से हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इस सब चीज पे, क्योंकि पार्टी का मामला है। कोई भाजपाई तो निकला जो नितिन जी नरेंद्र मोदी नहीं बात किया, नरेंद्र मोदी जी नितिन गडकरी जी के ही प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं, प्रधानमंत्री बने, क्योंकि देश के अंदर में 400 सीट लेकर के 400 सीट लेकर के हम देश में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और एक मजबूत सरकार देंगे। और 2024 से लेकर के 2029 का जो काल होगा, वो देश के लिए स्वर्णिम काल होगा। देश के, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, देश के सुरक्षा का मामला हो, देश में समाजवाद का मामला हो, देश से सांप्रदायिकता को खत्म करने का मामला हो, देश के संविधान की रक्षा करने का मामला हो, 24 से 29 का जो काल हमारा है, अब देश को सुरक्षित का जो कुछ मामला बचा हुआ था, उस मामले पे ही हम काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे और 400 सीट लेकर के। और राखी जी, आप ये लिख लें, आज मैं 4 तारीख को निश्चित तौर पे आपके यहाँ अभी से एप्लीकेशन लगा रहा हूं कि मुझे 1 घंटे के स्लॉट में आप जरूर दीजिएगा। एक्सेप्ट सर। तमाम समाजवादी के मित्र, कांग्रेस के मित्र, तृणमूल के मित्र भी आए। 4 तारीख को यह आरोप ना हम पे लगा दे कि ईवीएम गड़बड़ी हो गई, ईवीएम में अमित शाह ने कुछ सेट कर दिया, ईवीएम में अमेरिका से और इंग्लैंड से और फ्रांस से 4 जून को भाजपा शून्य हो जाएगी। चलिए 4 जून को भाजपा शून्य हो जाएगी। राखी जी के इसी चैनल पर हम लोग समाजवादी के मित्र हो, राष्ट्रीय जनता दल के मित्र हो, आपके मित्र हो या तृणमूल के मित्र हो, आप सब लोग यही अपने अपने पार्टी के लिए काम करें। आपकी पार्टी की जो घटती हुई लोकप्रियता है, जो समाज के अंदर में आपकी बदनामी हो रही है, उसको मेकअप करने का काम करिए। हमारी तो शुभकामना आपके नवरात्र के समय में। 4 जून को जो कुछ भी होगा, हम सब उस दिन तो साथ में होंगे ही, दिन भर रहेंगे, क्योंकि वो तो मुद्दे भी आएंगे, बात भी आएगी, किसने क्या कहा हमें याद भी है। और नवीन जी, लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। रोज ही मिलना है, रोज ही ये चीजें तो अभी चलती ही रहनी है। अभी तो पहला चरण होगा, फिर दूसरा होगा, बहुत सारे चरण होंगे, फिर 4 जून को फाइनल डिसीजन आएगा, तो रहना ही है साथ। कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट विवेक जी रुकिएगा, एहतेशाम जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जो भाजपा के हैं नवीन मिश्रा जी विवेक ने, जी 1 मिनट इसके बाद आ रही हूँ। हमारे मित्र नवीन मिश्रा जी ने भरी चैनल में डिबेट करते हुए अभी लोगों के सामने में उन्होंने स्वीकार किया कि देश में महंगाई है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। इससे ये साबित हो गया, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि उन्होंने कहा कि मैं 140 करोड़ देश का मेरा भारत परिवार है, तो मुझे 140 करोड़ देश का जो हमारा परिवार है, कितनी दुख की बात है कि इसमें 80 करोड़ की आबादी वाला मेरा देश के जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है। तो ये देश कहाँ, ये कितना पीछे जा रहा है। इसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे नवीन मिश्रा जी ने कहा कि 140 करोड़ देश का परिवार हमारा है, लेकिन बहुत दुख से मुझे बहुत शर्म आती है कि इनकी 10 साल कार्यकाल में 80 करोड़ हमारा देश का परिवार, जो बड़े बड़े होर्डिंग में लिखे हुए हैं कि मैं मुफ्त में राशन दे रहा हूं, तो ये देश विकास की ओर नहीं विनाश की ओर बढ़ रहा है। हमें बहुत ही दुख की बात है। और इन्होंने कहा कि 4 जून को जब खुलेगा तो हमारा 400 का पार हो जाएगा। तो मैं दावे के साथ, देखिए, मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे चैनल पर डिबेट कर रहा हूँ, स्वदेश टीवी चैनल,
और जिसकी एंकर हमारी राखी वर्मा जी है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं आपके चैनल के तमाम लोगों को नमन करता हूं कि ऐसे मीडिया को हम समझते हैं कि भारत में आगे आना चाहिए। जो स्वदेश टीवी के चैनल के लोग और स्वदेश टीवी के चैनल के राखी वर्मा जैसे लोग देश के हित में, सच्चाई के हित में, लोगों के हित में, हमारे देश की जनता के हित में आप डिबेट कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि 4 तारीख को जिस दिन हमारी इंडिया टीम की जो 300 के पार, मैंने लास्ट 3 डेज पहले आपसे कमिटमेंट किया था राखी जी कि हमारा जो होगा तो 300 के पार, जिस तरह से अब की बार मोदी जी के जो बोल रहे हैं कि 400 के पार, तो हमारी इंडिया की सरकार जो होगी 300 के पार। और मैं इंशाअल्लाह, आज बहुत बड़ा दिन है, ईद का दिन है, मैं स्वदेश टीवी और उनके एंकर राखी वर्मा जी और उनके तमाम लोगों को मैं मिठाई दूंगा और मैं अच्छे तरीके से सम्मान करूंगा, इसलिए कि देश की जनता जागरूक हो चुकी है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है, जो धोखेबाज पार्टी है, जो लोगों को बड़ी बड़ी, आज बोलिए कि शौचालय सबसे पहले भोजनालय की आवश्यकता होती है, तब शौच की आवश्यकता होती है। हमारे पेट में भोज नहीं होगा तो शौच कहाँ से होगा? मोदी जी सिर्फ शौच बना रहे हैं, भोज का व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। बेकार देश है उनका, नौजवान मेरे बेकार हो गए हैं। लोग कारोबारी, आज जितने भी कारोबारी है, कारोबार का पोजीशन खराब हो गया है, बदतर हो गया है। 18% जीएसटी हर चीज में लग रहा है, तो ये मुल्क का क्या पोजीशन होगा? बदतर है। इसलिए आज जो हालात है बहुत ही गैर है। और भारतीय जनता पार्टी से तमाम देश के वर्ग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, भारतीय जनता पार्टी का सहकार तीसरी बार कभी भी फल नहीं होगा, विफल होगा। और इस बार जनता उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और मोदी जी की जो गारंटी बोलते हैं, मोदी जी की गारंटी है, वो तो घर की बात की गारंटी नहीं रह सके, देश के आवाम को वो क्या गारंटी देंगे? वो जुमलाबाज प्रधानमंत्री है। इसलिए ये मेरा आपको पैगाम आज से है कि 4 तारीख को मैं बैठा हूँ पश्चिम बंगाल के 18 हॉस्पिटल में गैस प्लांट बैठा है हमने, आप जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के 18 मेडिकल कॉलेज में अगले 50 साल तक के लिए हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है वहाँ ऑक्सीजन का कि अगले 50 साल तक सारी मेडिकल कॉलेज सुरक्षित रूप से है। आपको आइए यूपी आके वेंटिलेटरों की हालत देख लीजिए। बिल्कुल बात बोल रहे हैं मिश्रा जी, खाली बोलने थोड़ी होगा, अपना जुबान है, जिस तरह से बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए। बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छी बात कही। बरहमपुर मेडिकल कॉलेज तैयार कर रखे हैं। 50 साल तक के लिए हमने आपको एक ऐसा इस ढंग से हमने पीएम केयर्स का हमने बना के दिया ऑक्सीजन का। आप जाके बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में देखिए, बरहमपुर मेडिकल कॉलेज में देखिए, सिलीगुड़ी मेडिकल कॉलेज में देखिए, एनआरएस मेडिकल कॉलेज में देखिए। न गरीब का, न किसान का, न मजदूर का, न बेटी का, न किसी का। भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज। अच्छा भाई, एक मिनट रुक जाइए। अच्छा भाई, एक बार तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उनका सपना नवीन मिश्रा जी जरा ये बता दें। विवेक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, नवीन मिश्रा जी से एक बात पूछनी है। है। बंगाल में इनके सांसद ने जो एक महिला के साथ कृत्य किया प्रचार करते हुए, वो क्या पार्टी की लाइन थी या उनकी वासना की लाइन थी? यही बता दें। और उसको अभी तक नोटिस क्यों दे नहीं दिया गया? उससे कारण पूछो, क्यों नहीं पूछा गया? ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। बेटी बेटी होती है, ये दिमाग रखने की जरूरत है। ये समाजवादी पार्टी की चरित्र है। आज भी मैनपुरी को और अमर सिंह को, आज भी मैनपुरी आज भी अमर सिंह और मुलायम सिंह की जोड़ी को लोग नहीं भूले हैं। आज भी अमर सिंह और मुलायम सिंह की जोड़ी को नहीं भूले हैं लोग कि सफाई में आप क्या करते थे, सफाई में क्या नाच गान करवाते थे, क्या करते थे सफाई में आप। आपने सफाई के नाम पे उत्तर प्रदेश के कल्चर को कैसे बदनाम किया है? बंगाल में प्रचार करते समय आप उसके समर्थन में है क्या? बिल्कुल समर्थन में है। बेटी के साथ में अपन को, ये तो छुपा हुआ चीज था नहीं। कोई भी अपनी बेटी के साथ में बेटी वाला व्यवहार कर सकता है। एक पिता और बेटी को बदनाम करने का काम समाजवादी पार्टी का है। एक बेटी और पिता के संबंध के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते हैं।
और एक आप उसके बेटी और जाके उसका एक violation बेटी और करते हैं, पिता के उसको violation संबंध को आप का बदनाम न शिकार करें। बनाते ठीक हैं। है, ये चलिए। समाजवादी पार्टी का चरित्र है। ठीक है, वो नवीन सफाई जी, का चरित्र है। नवीन जी और विवेक मुलायम जी, सिंह प्लीज यादव एक मिनट सफाई में रुकिए, क्या समय करते हो गया है। थे? शिवपाल यादव सफाई में क्या करते नवीन थे? जी प्लीज प्लीज एक सेकंड। रुद्र प्रताप जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी आज की पूरी ओवरऑल चर्चा पर और आने वाले इलेक्शन पर। देखिए राखी जी, मैं बस यही कहूंगा कि जो ये तर्क कुतर्क में फंस करके, क्योंकि अब हम चुनाव के बीच में हैं, तो चुनाव के बीच में ऐसे तर्क कुतर्क से कुछ नहीं होगा। अगर विपक्ष जब तक अपने मुद्दों के साथ जमीन पे नहीं आएगा, वो आपकी तारीफ कर ले या मीडिया को कोस ले या जनता ही सब कुछ कर रही है, तो नेता क्या करेंगे? तो इस तरीके की चीजों से उनको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज स्पष्ट है कि बीजेपी इस चीज में बहुत आगे है। और अगर उनको बीजेपी को कहीं न कहीं अगर उनको रोकना है, तो उनको मजबूती से जमीन पर उतरना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको जनता के बीच जाना पड़ेगा। केवल बयानबाजी और इस तरीके से कि नहीं हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अब हम बहुत नजदीक हैं चुनाव के, तो मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। केवल आरोप प्रत्यारोप से अब काम चलने वाला नहीं है। अगर महंगाई देश में है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हम महंगाई का समाधान क्या ढूंढेंगे। हमको भी पता है महंगाई है, आपको भी पता है महंगाई है, तो इसका मतलब थोड़ी हम आपको चुन रहे हैं, क्योंकि आपको उससे बेहतर विकल्प बताना पड़ेगा कि आप उसका विकल्प क्या ला रहे हैं। ठीक है। हम भी जान रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं, लेकिन समाधान जब तक आप जनता को नहीं समझा पाएंगे, जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी। और कहीं न कहीं विपक्ष अभी तक उस चीज को करने में असफल रहा है। अभी भी चुनाव है, बीच में अभी हम हैं, तो वो अगर अभी भी इस चीज से संभल कर उस पर काम करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बेहतर परिणाम आए। और पूरा देश चाहता है कि एक मजबूत विपक्ष हो, क्योंकि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की आवाज होती है। लेकिन विपक्ष मजबूत हो, इसके लिए विपक्ष को ही काम करना पड़ेगा। अब हम आप सीटें थोड़ी किसी को गिफ्ट कर देंगे। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होना चाहेगा, तो उसके लिए हम आप जिम्मेदार नहीं है। उनके लिए उनको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं चाहूंगा कि वो लोग इस चीज को समझें और उस पर अच्छे से काम करें। बिल्कुल ठीक है। चलिए, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव है, बड़ा चुनाव है, दिग्गजों की हुंकार भी है, कई स्टेटमेंट्स है, बयान है, ये आते रहेंगे क्योंकि चुनाव है। लेकिन मुद्दे सभी के घोषणा पत्र सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी चीजों को लेकर सामने है। मुझे लगता है मुद्दों पर बात करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी निर्णायक जो होगी वो जनता होगी। हर बार कहते हैं, अब सभी ने ये कहा है कि 4 जून का इंतजार है। यहां तो चरणों का भी उन्हें इंतजार नहीं है कि किस चरण में कितने % वोट आता है, लेकिन 4 जून का इंतजार है, और उस दिन पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और हम और आप एक बार फिर उस चर्चा में होंगे और फिर देखेंगे कि आखिर देश की जनता ने किसके चुना है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।